हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने जो है पिछले लेक्चर्स के अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो था अपन ने क्लियर कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी हमारे किताब के अंदर अध्याय नंबर 5 है। अध्याय नंबर 5 के अंदर जो समांतर श्रेणी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी के नाम से पुकारेंगे, उसकी शॉर्ट फॉर्म अपन एपी रखे लेके चलेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में कि समांतर श्रेणी वास्तव में क्या होती है, उसे उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है और उसके बारे में अपन पूरा नॉलेज जो है जितना भी हमारे सिलेबस में है उसका पूरा नॉलेज अपन ग्रहण करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की ओर। समांतर श्रेणी, सबसे पहले हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, देखो हमें यह पता होना चाहिए। हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना ही चाहिए कि समांतर श्रेणी वास्तव में क्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी क्या होता है, देखिए अपन समझते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं समांतर श्रेणी की, किसकी बात करूं, समांतर श्रेणी की। अब समांतर श्रेणी के नाम से हमें पता चल रहा है, समांतर श्रेणी नाम से ही पता चल रहा है। देखो, अगर मैं समांतर को टुकड़ों में तोड़ूं तो समान अंतर। श्रेणी का मतलब तो श्रेणी होता है, कोई क्रम होता है। श्रेणी का मतलब क्या होता है, क्रम कह सकते हैं अपन कि कोई एक ऐसा क्रम जिनमें समान अंतर क्या हो, ऐसा क्रम या ऐसी श्रेणी जिसमें जो है अंतर जो है वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब मैं बात कर रहा हूं अंतर समान होने की। अंतर समान होने का अर्थ क्या हुआ कि अंतर समान होने का मतलब, जैसे मैंने एक एपी ली, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहां जो अपन ने ली है, एक समांतर श्रेणी ली है, इसके अंदर देखो पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 4 5 6। यानी यहां जो अंतर देखने को मिला हमें वो हर जगह पे एक एक का अंतर देखने को मिला। सबसे पहले 1 से 2 में 1 का अंतर, फिर 2 से 3 में 1 का अंतर, 3 से 4 में 1 का अंतर, 4 से 5 में 1 का अंतर। तो यानी कहने का मतलब जो हमारे पास जो ये अंतर देखने को मिला ये एक जैसा था। सेम प्रोसेस, एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे 2 4 6 8 और 10। अब ये जो 2 4 6 8 10 डैश 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 चलता रहेगा ये ऐसे ऐसे। तो अब जो ये डैश जो लिया अपन ने, इसके अंदर अपन देखें तो हमारे पास जो अंतर है प्यारे विद्यार्थियों वो कितना है, 2 2 का अंतर है। देखो 2 से 4 के अंदर 2 का अंतर, फिर 4 से 6 के अंदर 2 का अंतर, फिर 6 से 8 के अंदर 2 का अंतर। तो ऐसे यानी हमारे पास जो ये अंतर आ रहा है, ये अंतर हमारे पास क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। क्या आ रहा है, एक समान रूप से आ रहा है। और एक समान रूप से आ रहा है इसका मतलब ये हमारे पास जो है एपी है वो कैसी है, समांतर श्रेणी है। यानी जो ये एपी एपी में बार बार बीच में आपके पास जो वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसे अपन एपी से प्रदर्शित करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। तो देखो इसी के आगे जस्ट हम बात करें कि हमारे पास, जैसे हमारे पास एक एपी ली अपन ने, मान लिया कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी एपी है जिसमें पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है और डैश 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 करके हुए AN है। अंतिम पद जो है हमारे पास जो है AN है। मैं इनको मिटा देता हूं, अब हमारे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहां से मैं बात करता हूं कि कोई भी एपी होती है, जैसे एपी का मतलब होता है, जैसे मैं यहां उदाहरण ले लूं कि जैसे 2 4 6 8 10 डैश 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 100 तक। कहां तक चलेगा, ये 100 तक चलेगा। ये मान लिया कोई मैंने एक एपी का उदाहरण लिया, तो इसमें एपी का मतलब हो गया कि जो पहला पद होता है उसे A1 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो ये पहला पद होता है उसे A1 बोला जाएगा, फिर दूसरे पद को A2 बोला जाएगा, तीसरे पद को A3 बोला जाएगा। ऐसे चलते 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 जो सबसे लास्ट में पद आता है, सबसे लास्ट पद होता है उसे बोला जाता है AN। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं आई। पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4 और ऐसे कैसे पांचवा को A5, अगर 10वां होगा तो A10, अगर 20वां होगा तो A20। और अगर कोई अंतिम पद है जो हमें भी पता नहीं है कि उनकी संख्या कौन सी है, तो उसको अपन अंतिम पद को बोल देंगे AN। क्या बोल देंगे, AN। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर
A1 को कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को A1 कहो चाहे A कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखें, A1 कहो या A कहो, ज्यादातर आपको A देखने को मिलेगा, तो A को प्रथम पद बोला जाता है। फिर जो ये A2 होता है उसको द्वितीय पद बोला जाता है। ठीक है, ऐसे कैसे मैंने आपको बता दिया, तीसरे को A3 को तृतीय पद। तो यानी ये जो पद चलते रहेंगे। फिर यहां हमारे पास आता है सार्व अंतर। क्या आता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है उनके बीच का अंतर ज्ञात करना। तो सार्व अंतर जो होता है, सार्व अंतर को बोला जाता है डी। क्या बोला जाता है? सार्व अंतर को हमें बोला जाता है डी, और डी का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को डी बोला जाता है। और सार्व अंतर का मतलब हो गया कि A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 को जरूरी नहीं कि हर जगह A2 माइनस A1 नहीं ले अपन। सार्व अंतर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूं कंप्लीटली। सार्व अंतर डी जो होता है वो कैसे निकलता है? तो वो प्यारे विद्यार्थियों निकलता है आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओ। जैसे आगे वाला A2 में से A1 निकाल दो तो D आ जाएगा, A3 में से A2 घटा दो D आ जाएगा, A4 में से A3 घटा दो D आ जाएगा। यानी जस्ट आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाने से हमारे पास D की वैल्यू निकलती है। समझ आ गई? ये बात समझ आ गई। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं डी के बारे में। जैसे मान लिया, इस डी के बारे में थोड़ा पूरा डिस्कस कर लेते हैं अपन, ताकि हमारे को बार बार दिक्कत नहीं आए। सार्व अंतर डी के बारे में मैं बात करूं तो पहले एक एपी ले लेता हूं। जैसे एक एपी ले ली मैंने, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डैश 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 डैश। अब देखो, मान लो ये एपी है हमारे पास, अपन को कहता है कि इस एपी के अंदर से डी निकालो। क्या निकालो? तो डी निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है जो हर एक व्यक्ति अपनाता है, वो होता है A2 माइनस A1। यानी दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाओ तो डी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? डी निकल जाएगा। जैसे 4 में से 2 घटाओगे तो 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। तो यानी 4 में से 2 घटाया तो 2 आ गया, ये हमारा डी निकल गया। तो डी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2 होगी। ऐसे कैसे यहां पर जो सामान्य होता है वो A2 माइनस A1 होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपन कोई भी पद ले सकते हैं और उसमें से घटा सकते हैं। अब जैसे मान लिया कि 6 में से 4 घटा दिया तो भी 2, 8 में से 6 घटा दिया तो भी 2, 10 में से 8 घटा दिया तो भी 2। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दूं तो भी अपने पास डी निकल के आ जाएगा। अगर 5वें पद में से चौथा पद घटा दूं तो भी डी निकल के आ जाएगा। अब ये तो चीजें चलो समझ में आ गई अपने को कि चलो सर अगले पद में से पिछले वाला पद घटाने से डी निकलता है। लेकिन कई बार विद्यार्थियों क्या होता है, देखिए यहां एक चीज समझाने की बात है। देखो ये डी का मामला बहुत समझ लेना भाई, ये बार बार परेशान करेगा हमें। ये बार बार अपन बच्चे कहेंगे अरे सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। और एक बात बता रहा हूं, अगर अपने को ये चीजें सीखल दी ना, ये चुटकी बजाएंगे और आंसर निकलेगा, चुटकी पर आंसर निकलेगा। एपी को अपन इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे आपको एपी जो है बहुत लंबी लंबी तरीके से सॉल्व करवाया जाता है। अपन जितना होगा उतने शॉर्ट के अंदर करेंगे, जितना होगा उतने शॉर्ट के अंदर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है ना? फालतू के जो है समीकरण बनाने वो करने, ये सारे झंझट से अपन मुक्त रहेंगे। इससे जो एपी पढ़ेंगे अपन, तो उसमें ये फालतू के जो समीकरण वगैरह बनाने उनसे अपन बहुत 99% अपन पीछे हटेंगे। क्या हम तो जितना सिंपल वे में होगा, जितना शॉर्ट होगा उतना शॉर्ट करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, ये चीज डी की और बात कर रहे थे तो डी अपने को समझ में आ गया, आगे वाले पद में से डी पीछे वाला पद घटाने से डी निकलता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास तो सर A4 दिया हुआ है और एक अगला पद A8 दे दिया। अब यहाँ पे चौथा पद डी निकालने के लिए तो 5वें में से चौथा घटेगा। यही कहोगे ना आप तो कि सर अभी आपने बोला आगे वाले में से घटाना है तो A4 के आगे तो A5 होना चाहिए। अब A5 में से A4 घटाऊंगा तो D आएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, उस स्थिति में आप घबराने की चिंता छोड़ दो। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। आपके पास A8 है और उसमें से A4 घटा दो, डायरेक्टली A8 में से क्या घटा दो? A4 घटा दो। लेकिन जो D निकलेगा वो बेटा हमेशा ध्यान रखना, 8 में से 4 जाते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4D निकलेगा। कितना D निकलेगा? 4D निकलेगा। समझ आ गई? जैसे A8 में से A4 घटाया तो कितने? 8 में से 4 गए 4, तो D की वैल्यू भी 4D निकल जाएगी। कितने D निकल जाएंगे? 4D निकल जाएंगे। ऐसे मान लो अगर A6 में से A3 घटाऊंगा तो 6 में से 3 गए तो 3D निकल जाएंगे। कितने D निकल जाएंगे? 3D निकल जाएंगे। ऐसे कैसे मान लो A10 में से A2 घटा दिया तो यहाँ 10 में से 2 गए 8 आएंगे तो 8D निकल जाएंगे। कितने D निकल जाएंगे? 8D निकल जाएंगे। तो D तो वापस 8 का भाग दे देंगे अपन। तो ये एक सिंपल सा वे है कि अपने को जो भी पद दिया हुआ है उसमें से पीछे वाला, कुल मिला के होना चाहिए पीछे वाला पद कोई भी हो, उसमें से घटाओ और D की वैल्यू निकाल दो।
एक चीज समझ में आ गई, ये डी निकालने का मेथड समझ में आ गया कि डी कैसे निकाला जाता है। तो डी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओ, डी आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर सेम आगे वाला नहीं है तो कोई भी आगे वाला हो उसमें से घटा दो, लेकिन यहां से देख लो कि 8 में से 4 गए तो 4 डी आ जाएंगे, 6 में से 3 गए तो 3 डी आ जाएगा। ऐसे अपन प्रश्न करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो लेकिन यहां तक का मामला समझ में आ गया। अब मैं एक बात और बता रहा हूं इसी डी के बारे में, इसी सार्वअंतर डी के बारे में ही एक चीज और बता देता हूं कि सार्वअंतर डी के बारे में मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप किसी पद में डी जोड़े, क्या करें, डी जोड़े तो आगे वाला पद आता है और डी घटाए तो पीछे वाला पद आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? डी जोड़ने से आगे वाला पद आता है, डी घटाने से पीछे वाला पद आता है। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? जैसे वापस एग्जांपल यही ले रहा हूं, 2 4 6 8 10 12 14 16 ये है। अब मेरे पास ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, A8 है। ठीक है, तो यहां जो ये पद है इसमें से डी जोड़ने से आगे वाला पद आता है, डी घटाने से पीछे वाला पद आता है। देखो डी निकालोगे तो 4 में से 2 गया, डी बराबर क्या होता है A2 - A1, तो क्या हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, तो डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी हमारे पास 2 निकल कर जाएगी। अब देखो 2 डी जोड़ने से, मैं बोल रहा हूं डी जोड़ने से आगे वाला पद आता है, डी घटाने से पीछे वाला पद आता है। तो देखो 2 में 2 जोड़ो 4 आया, 4 डी की वैल्यू 2 है ना इसलिए 2 जोड़ रहा हूं। 2 में 2 जोड़े तो 4 आए, 4 में 2 जोड़े तो 6 आए, 6 में 2 जोड़े तो 8 आए, 8 में 2 जोड़े तो 10 आए, 10 में 2 जोड़े तो 12 आए और 12 में 2 जोड़े तो 14 आए। यानी कहने का मतलब मैंने जो बोला वो चीज क्लियर होगी कि डी जोड़ने से कौन सा पद निकल जाता है, आगे वाला पद निकल जाए। और सेम प्रोसेस डी घटाने से कौन सा पद निकल जाएगा, पीछे वाला पद निकल जाएगा। डी घटा दोगे तो पीछे वाला पद निकल जाएगा। देखो कैसे, डी घटाने से पीछे वाला पद कैसे आएगा, डी की वैल्यू 2 है, 16 में से 2 घटाओ 14, 14 में से 2 घटाओ 12, 12 में से 2 घटाओ 10, 10 में से 2 घटाओ 8, 8 में से 2 घटाओ तो 6 आया पीछे वाला पद। जैसे जैसे डी घटाते जाओगे पीछे वाला पद आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि सर मेरे पास पहला पद है और मेरे पास डी अपने को पता है, तो मेरे को तो सीधा 5वां पद निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, पहला पद है, कितने कम पड़ रहे हैं, 4 कम पड़ रहे हैं। देखो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पद निकालना अपने को, 4 कम पड़ रहा है, 4 बार डी जोड़ दो तो पहला पद हो जाएगा 2। इसमें 4 बार डी जोड़ना है, 4 बार डी जोड़ने का मतलब 4 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 + 4 दूनी 8 यानी कितना हो जाएगा 10। तो ये निकल के आ गया 5वां पद। यानी कहने का मतलब जिस तरीके से मैंने आपको बताया ज्यादा भी निकालना हो तो ज्यादा डी जोड़ दो। अगर मान लो ऐसा होता, देखो एक चीज और बता रहा हूं, अगर मान लो मेरे पास 5वां पद है, A5 दे दे और अपने को कहें A8 ज्ञात करो, क्या कह दे, ये अपने को दे दे और कहें ये अपने को ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करना। देखो A5 अपने पास है, ठीक है, 5वां पद है, 8वां चाहिए तो 6ठा 7वां और 8वां, तीसरा पद चाहिए, आगे 3 चाहिए तो इसमें कितनी बार डी जोड़ दो, 3 बार डी जोड़ दो। 3 बार डी जोड़ने का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू डी, और 3 इंटू डी जोड़ोगे तो A5 की वैल्यू जैसे हमारे पास यहाँ थी 10 + 3 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 10 + 6 यानी कि 16। तो देखो आगे अपने पास A8, ये वाला 16, क्लियर यहां तक। तो यानी ये समझ में आ गया कि डी जोड़ने से आगे वाले कितने भी हो और अगर पीछे वाले भी निकालने हो तो जैसे 8वां पद दे रखा और चौथा निकालना है तो 4 बार डी घटा दो तो A8 - 4D हो जाएगा। क्लियर ये चीज, डी का मामला पूरा समझ में आ गया आपको। ऐसे अपन प्रश्न करेंगे तब और ज्यादा समझेंगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको, नहीं आया हो तो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। क्लियर यहां तक। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थी, तो आगे चलते बेटा, देखो क्या होगा, ये डी का मामला समझ में आ गया। तो यहां पर वापस आता हूं मैं, तो ये एपी के अंदर प्रथम पद A1 हो गया, द्वितीय पद A2 हो गया। डी का मतलब होता है सार्वअंतर। फिर यहां जो n एक शब्द आएगा हमारे पास n का मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होता है n का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब हो गया कि मान लो हमारे पास एक निश्चित हो कि A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश, ये A10 तक चलेगी। कहां तक चलेगी, ये A10 तक चलेगी। तो हमारे पास निश्चित हो गए इसमें पद कितने हैं, 10 ही है। कितने हैं, 10 ही है। तो यानी ये जो पदों की संख्या होगी उनको अपन कहेंगे n। क्या कहेंगे, n कहेंगे कि जितने पद होंगे उनको अपन कह देंगे n। अगर 5 पदों की एपी होगी तो 5, n की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर 10 पदों की एपी होगी तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर 20 पदों की एपी होगी तो n का मान हो जाएगा 20।
क्लियर यहां तक बात? मेरी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? तो यानी एपी के अंदर एन का मतलब हो गया पदों की संख्या। फिर अंतिम पद ए एन, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि जब हमें पता नहीं होता है कि उसके अंदर कितने पद होते हैं तो उसका जो अंतिम पद होता है उसे अपन मान लेते हैं ए एन। क्या मान लेते हैं? ए एन। तो अंतिम पद हो गया ए एन। और फिर एक नया शब्द और मिल गया अपने को एस एन। क्या मिल गया? एस एन का मतलब क्या होता है? अंतिम पदों का योग। क्या होता है? अंतिम पदों का योग। अब अंतिम पदों का योग का मतलब क्या होता है कि मान लिया, देखो बेटा योग वाला सवाल आएगा बार बार हमारे को और इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। देखो जैसे मान लिया कि मेरे पास एसएन का मतलब जैसे मतलब लिया 2 4 6 8 और 10, इतनी सी एपी, बस डैश डैश नहीं लगाया मैंने, इसके आगे डैश डैश नहीं लगाया। डैश डैश इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये डैश डैश नहीं चलेगी। अपने को बोला ये एपी है सिर्फ 5 पदों की और अपने को इसमें इनका योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग को अपन बोलेंगे एसएन। अब योग का मतलब क्या हो गया? इन सबका जोड़। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो ये इसका 30 है, वो क्या हो जाएगा? इसका एसएन हो जाएगा, अंतिम पदों का योग हो जाएगा। यानी अंतिम पदों का योग का मतलब हो गया जितने भी इसमें पद हो गए उन सभी पदों का जो योग आएगा उसको क्या कहेंगे? अपन एसएन कहेंगे। क्लियर यहां तक बातें? ये बातें समझ में आ गई सबको कि नहीं आई? तो यानी कहने का मतलब ये था बेटा कि जो एपी थी, एपी के अंदर A1 A2 D N AN और SN ध्यान रहना चाहिए। अब अपने को अगर मैं एक चीज बता रहा हूं, एपी के अंदर हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एपी के अंदर हमेशा अपने को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर 3 चीजें हैं हमारे पास तो उसमें फिर कुछ भी निकालने के लिए बोल दो, अपन निकाल सकते हैं। एपी के अंदर 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, वो होती है एंड की। किसकी जरूरत पड़ती है? एंड की। एंड का मतलब होता है ए एन और डी। एक तो ए पता होना चाहिए, एक एन पता होना चाहिए और एक डी पता होना चाहिए। अगर इन तीनों, ये तीनों हमें पता है तो फिर कुछ भी निकालने को बोलो हम आराम से निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, यदि अपने को कहीं पर ए एन या एस एन निकालने दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ए एन या एस एन दे रखा हो और अपने को उनमें से इन किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो कोई भी एक भी वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन 2 हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर यहां तक? ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आगे चलता हूं फॉर्मूले की ओर। कहां चलता हूं? आगे चलता हूं मैं फॉर्मूले की ओर कि फॉर्मूले क्या कह रहे हैं हमारे को। तो देखो यहां फॉर्मूले हमारे पास निकल के आते हैं। फॉर्मूले निकल के आते हैं, सबसे पहला आता है अंतिम पद। कौन सा पद आता है? अंतिम पद। अंतिम पद ए एन का फॉर्मूला होता है। ए एन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले याद रखना, आप फॉर्मूले भूल गए तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर जो आता है अंतिम पदों का योग, जो अपन एसएन का बात की थी, एसएन का फॉर्मूला होता है वो होता है एसएन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो एसएन के 2 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले? एसएन के 2 फॉर्मूले हैं और दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही, लेकिन दोनों का उपयोग कब होता है ये चीज समझ लेते हैं कि भाई ये जो सर 2 फॉर्मूले क्यों हैं और दोनों फॉर्मूलों में अंतर क्या है और किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये चीज बता देता हूं। ये एसएन का फॉर्मूला है, ये सदाबार फॉर्मूला है। क्या है? सदाबार फॉर्मूला है। सदाबार का मतलब हो गया इसको कहीं पे भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जिस समय ए एन दिया हुआ होगा उस समय थोड़ा ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो देखो यहां एसएन है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, आप कहीं पे भी लगाओ और कहीं पे भी याद करो इसको। ठीक है, तो यहां ये हो गया। फिर इसी का दूसरा रूप है, ये जो रूप है ना बेटा, ये इसी का दूसरा रूप है। देखो एसएन, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं कि ये दूसरा रूप कैसे है। अब कोई बच्चा कहेगा सर दूसरा रूप कैसे है? नीचे वाला अंतिम पदों का योग एसएन का फॉर्मूला है, वो है एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब ये कैसे है देखो समझो, ये एसएन का फॉर्मूला था हमारे पास एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एसएन का एसएन एन बटा 2 को एन बटा 2, ये 2a है, इस 2a को मैं a लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? a प्लस a लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ये 2a है, इसको मैं a प्लस a लिख सकता हूं। तो यानी a प्लस a लिख दिया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का 1 इंटू डी लिख दिया। क्लियर मेरी बात? यानी 2a को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, a प्लस a। तो देखो ये देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसका होता है? ए एन का होता है। तो इसलिए एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन बन जाता है।
अब ये ए एन वाला फॉर्मूला कब काम आता है कि जिस समय हमारे पास ए एन की वैल्यू होती है और एस एन दिया कोई निकालना होता है तो डायरेक्ट हम ए एन की वैल्यू रख सकते हैं, या कहें कि हमें एस एन और ए एन में कोई रिलेशन दे रखा होता है तो उस समय अपन इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो एस एन के दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है अंतिम पद से एनवा पद। अब अंतिम से एनवा पद यानी कह दिया आपने को, कोई प्रश्न कह दें कि अंतिम से पांचवा पद ज्ञात कीजिए, शुरू से तो निकलेगा, शुरू से निकालना हो तो ये एन वाला लगेगा, लेकिन अंतिम से पद बोल दें तो अंतिम से कोई पद बोले तो अंतिम से पद का फॉर्मूला होता है ए एन माइनस वन इंटू डी। तो क्लियर, यहां तक आपको फॉर्मूले सब कुछ समझ में आ गए कि नहीं आए? जल्दी से बताओ ना भाई। अगर आपको सबको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और आपको कोशिश करना है कि फॉर्मूले सबसे पहले याद करने। फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आप एपी के बारे में समझ नहीं सकते, और ना एपी को पढ़ सकते, ना एपी को आज समझ सकते। और एपी जो इतना सिंपल टॉपिक है, मैं बता रहा हूं सबसे सरल टॉपिक है, बस इसको थोड़ा सा समझते हुए काम करते चलो। तो देखो शुरुआत करते हैं, ये मैं मिटा देता हूं आपके ताकि नोट्स के अंदर फालतू के नहीं आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे हमारी है एक्सरसाइज नंबर 5.1। अब 5.1 हमें क्या कहती है, देखो समझो। 5.1 हम शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक चीज हमें याद रखनी है कि जब भी अपन 5.1 को शुरुआत करेंगे उससे पहले कुछ चीजों की जानकारी हमें जो है बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक जानकारी मैंने आपको पूरी दे दी है, वो आपको पूरा कंप्लीट रखना है तो ही आपको आगे चलना है, नहीं तो आप आगे जाओ आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो 5.1 का शुरुआत करते हैं, और पहला प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कह रहा है कि ये जो अपने को दे रखा है ये एपी हो सकती है या नहीं हो सकती। पहले तो ये पूछा कि कौन सी एपी है, सूची है और क्यों है, अगर है तो क्यों है। अब देखो इस चीज को समझते हैं। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। अपने को क्या बोला, एक स्थिति दी है और स्थिति बहुत अच्छी दी। देखो हमें कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया आएगा वो अपने को पता करना है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर के लिए है तो प्रथम किलोमीटर के लिए अपने पास दे दिया कि प्रथम किलोमीटर के लिए ₹15 है, तो ₹15 हो गए। फिर कह रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8। अब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जाएगा तो 8 जुड़ते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले किलोमीटर के लिए 15 दिया, फिर अगर 1 किलोमीटर और आगे चलोगे तो 15 और 8 और जुड़ जाएंगे, तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएगा। फिर और आगे चलेंगे तो 1 किलोमीटर और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ₹8 और जुड़ जाएंगे, तो यानी 8 जुड़ जाएंगे तो 31 हो जाएगा। फिर ऐसे कैसे 39 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते 8 किलोमीटर चलता जाएगा, हर बार 8 किलोमीटर ₹8 प्रत्येक किलोमीटर का ₹8 बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास एक समान अंतर में चल रहा है। ये देखो पहले ₹15 था, फिर 8 बढ़े, फिर वापस 8 बढ़ गए, फिर वापस 8 बढ़ गए। तो यानी जो ये अंतर चल रहा है वो एक समान चल रहा है, एक समान चल रहा है, इसका मतलब ये एपी है। तो ये अपन कह देंगे यह एक एपी है। क्या कह देंगे, यह एक एपी है। और क्यों, तो लिख देंगे क्योंकि इसका सार्व अंतर समान है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई आप लोगों को? क्लियरली समझ में आ गया ना कि ये एपी क्यों है। अगला देखो, अपने को सिर्फ ये कोई फालतू प्रश्न है ऐसा कोई नहीं पूछता अपने को, लेकिन अपने को समझना पड़ता है कि ये एपी है तो क्यों है, किस स्थिति में एपी बढ़ती है, किस स्थिति में एपी नहीं बढ़ती है। अब देखो अगला कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखो यहां पर समझने की बात है। कह रहा है कोई एक बेलन है, उसके अंदर हवा भरी हुई है। क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। और कोई एक पंप है, क्या है, एक पंप है। और वो क्या कह रहा है कि पंप है जो प्रत्येक पंप हवा निकालने वाला पंप जो प्रत्येक बार बेलन में शेष हवा का मतलब क्या हो गया, पीछे बची हुई हवा,
जो पीछे बची हुई हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकालता। अब उसका 1/4 भाग बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया, मैंने एक उदाहरण लिया कि उसके अंदर मान लिया 4 किलो हवा होगी। कितनी होगी? ऐसे हवा को तोला तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तो ऐसे एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, आपको समझ आ गए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कृपया करके आप ये नहीं कहें कि सर आप जो है हवा को कैसे तोल दिया। ठीक है, हवा को तोला नहीं जा सकता है, लेकिन मैं ऐसे उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि अगर मान लिया कि हमारे पास 4 किलो हवा थी। कितनी हवा थी? अपने को बोला जो पंप है, जो हवा निकालने वाला पंप जो है, उस पंप को 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब 1/4 भाग बाहर निकालता है बेटा, तो देखो 4 किलो थी, अपने पास 4 किलो थी, उसमें से 1/4 बाहर निकली, यानी 4 से 4 कट गया, यानी 1 किलो बाहर निकली। अब 1 किलो में ये बाहर निकल गई तो पीछे कितनी बची? 3 बची। तो सबसे पहले 1 किलो बाहर निकली और दूसरी बार कितनी बची? 3 किलोमीटर बच गई। अब 3 किलो बची तो दूसरी बार वापस वो बाहर निकलेगा। अब दूसरी बार जब बाहर निकलेगा तो टोटल हवा कितनी थी? अंदर 3 किलो ही थी, क्योंकि अपने को बोला प्रत्येक बार में शेष हवा तो कितनी? अब 3 किलो है। अब 3 किलो का 1/4 ही निकालेगा तो वो क्या आएगा? 0.75 आएगा। यानी दूसरी बार में वो कितना निकाल पाया? 0.75 किलो ही निकाल पाया। तो पहली बार 1 किलो निकाली थी, दूसरी बार 0.75 निकाली, तो फिर शेष कितनी रह जाएगी? 2.25 रह जाएगी। तो यानी ऐसे करते करते इसका अंतर अलग अलग आ गया। देखो पहले 1 आया, फिर 0.75 आया, अब और कम हो गई तो क्या होता जाएगा? और कम आएगा। तो ऐसे करते करते अंतर बार बार कम होता जाएगा। तो अंतर बराबर नहीं आ रहा तो यह एपी नहीं होगी, तो अपन कह देंगे यह एपी नहीं हो सकती। क्या कह देंगे? यह एपी नहीं है। अब क्यों? तो क्योंकि इसका सार्व अंतर समान, क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है। ठीक है, अगला देखो। अगला कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, क्या कह रही है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक किलोमीटर के अंदर खुदाई करने के लिए एक प्रत्येक बार में जो लागत आती है उसके बारे में बताना है। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। सबसे पहली बार 1 किलोमीटर अगर सॉरी 1 मीटर के लिए 1 मीटर अगर खुदाई करेगा तो उसके लिए कितना है? 150 रुपए। तो इसका मतलब हो गया सबसे पहले तो लगेगा 150 रुपए। अगर मैं 1 मीटर खोदूंगा तो कितना लगेगा? 150 रुपए। फिर कह रहा है कि जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है, 50 बढ़ती जाती है। यानी अगर 1 मीटर खोदूंगा तो 150 लगेगा, फिर 2 मीटर खोदूंगा क्या होगा? 150 तो जो लगेंगे उसमें 50 और ऐड हो जाएंगे 1 मीटर के, तो 50 ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। फिर 200 के बाद वापस आगे और 1 मीटर और अगर खोदूंगा तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अगर और 1 मीटर खोदूंगा तो 300 हो जाएगा, और 1 मीटर खोदूंगा तो 350 हो जाएगा। तो देखो अंतर इसमें क्या चल रहा है? एक समान चल रहा है, एक समान चल रहा है, तो ये एपी है। तो अपन लिख देंगे यह एक एपी है। क्या कह देंगे? यह एक एपी है। और एपी क्यों है? तो अपन लिख देंगे क्योंकि सार्व अंतर समान है। क्या लिख देंगे? क्योंकि सार्व अंतर समान है। क्लियर है बेटा? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो यानी अपने को यहां पता करना था कि एपी है या नहीं है। तो एपी क्यों है? क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या चल रहा है? समान चल रहा है। जस्ट आगे आगे कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? जो पैसे हैं वो और उसका ब्याज। क्या है? जो पैसे हैं वो और उसका ब्याज। मिश्र धन का यही मतलब होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन का मतलब होता है जैसे आपने 10,000 रुपए खाते में जमा करवाए, कितने करवाए? 10,000 खाते में जमा करवाए। आपको पता है बेटा ब्याज मिलता है हर आदमी को। तो जब 10,000 खाते में ब्याज जमा कराओगे तो 1,000 मान लिया उसका ब्याज हुआ, तो मिश्र धन क्या हो गया? 10,000 तो जो मूलधन था और 1,000 ब्याज का हो गया, कुल मिला के कितने हो गए? 11,000। तो हमें बैंक जब वापस देगी तो वो कितने देगी? 11,000 देगी। तो सेम प्रोसेस हमें कह रहा है खाते के प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि, ये राशि थी
राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि हर जैसे वो निश्चित काल के बाद में चेंज हो जाता है, निश्चित समय के बाद में चेंज हो जाता है। निश्चित समय के बाद कैसा होता है, जैसे मान लो अगर अपन कहते हैं कि एक साल का रखते हैं, मान लिया चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो प्रतिवर्ष हो सकता है, अर्धवर्ष हो सकता है, त्रिवार्षिक हो सकता है और प्रत्येक महीने का हो सकता है। वो आगे वाले पे डिपेंड होता है वो किस तरह से हमारे से लेता है। तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा, मान लिया मैंने 1 वर्ष पर ले लिया, तो वर्ष पे लूंगा तो सबसे पहले उसके पास 10,000 थे। कितने थे? 10,000 थे। फिर जब 10,000 थे, सबसे पहले हमारे पास 10,000 रुपए थे, फिर 10,000 का मान लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल बाद में क्या हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। तो 11,000 हो गया, मान लिया कि ये 11,000 हो जाएगा। लेकिन जैसे 10,000 का 11,000 हुआ यानी 10% बढ़ा। कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। यहां मान लिया 8% बोल रहा है, तो 8% के हिसाब से 800 रुपए बढ़ेंगे। मैं एक 8% को मान लेता हूं, तो 800 रुपए बढ़ गए। तो क्या हो जाएगा, 8% मानो कुछ भी मान लो, जैसे 100 के पीछे 8 बढ़ेगा तो 10,000 के पीछे कितना बच जाएगा, 800 रुपए बढ़ जाएगा। तो 800 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। फिर अगली बार 8% बढ़ेगा, तो अब की बार 8% बढ़ेगा तो 10,800 का 8% बढ़ेगा। तो यानी वो क्या होगा, 10,800 का जब मैं 8% बढ़ाऊंगा तो 8% बढ़ाऊंगा तो 8 से गुणा करो, तो का भाग 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 108 इंटू 8 यानी क्या हो गया, 8 8 64, 864 रुपए बढ़ेंगे। तो यानी पिछली बार तो कितने बढ़े थे, 800 बढ़े थे, लेकिन अब की बार कितने बढ़ गए, 864 बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 11,664। तो देखो इनका अंतर पिछली बार तो आया था 800, लेकिन अब की बार अंतर कितना आ गया, 864 आ गया। तो यानी अलग अलग अंतर आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। तो अपन कह देंगे यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, अपन ये कह देंगे। तो लिख दो यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। पहली चीज, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां तक पता चल गया। ये जो पहला प्रश्न था अपना, देखो पहला प्रश्न अपना क्लियर हो गया। पहला प्रश्न था, एक चीज ध्यान रखें, पहला प्रश्न फालतू का प्रश्न है, ऐसा कोई आपके परीक्षा से संबंधित कोई ऐसे सवाल नहीं बनते, लेकिन हमें ध्यान चलना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए। हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ आ नहीं रहा है मुझे, या हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लगा होगा कि कुछ भी समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं भी आएगा, क्योंकि कई विद्यार्थियों के ऐसे सवाल जो होते हैं, फालतू चकराने वाले सवाल होते हैं, वो थोड़े से दिमाग में शुरुआती के अंदर नहीं आते हैं। हाँ, अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ लोगे तो फिर आपको आराम से आने लग जाएगा समझ में, लेकिन शुरुआत के दिन ही अगर ऐसे अटपटे सवाल पूछ ले तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ऐसा कुछ नहीं है, टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जो अगले लेक्चर्स के अंदर अपन सेकंड क्वेश्चन से करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा समय जो है पूर्ण होने वाला है, पूर्ण हो चुका है ऐसे। तो अपन मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास के लिए आप जो है, पहले आप लोगों को एक काम देके जा रहा हूं अगली क्लास से मिलने से पहले, कि आपको जो मैंने आपको फॉर्मूले दिए हैं वो फॉर्मूले आप अच्छे से याद करके रखें, ताकि कल जब अपन अगली क्लास लेवे तो हमें अच्छे से पूरा जो है समझ में आए, हर एक चीज अपने को समझ में आ जाए, क्योंकि हमें फॉर्मूले याद होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।